बच्चों, हम लोग दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, उसको हम लोग आपको बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और जहाँ नहीं आएगा और बताइएगा, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि 2500 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाया जाता है तो वार्षिक ब्याज 140 रुपये प्राप्त होगा। 5% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि उधार दी गई? ठीक है ना? तो ये मतलब कि एक धनराशि 2500, उसको मतलब कि दो तरह के ब्याज पर लगाया है, एक 5%, एक 6%, और दे दिया है कि एक साल में दोनों ब्याज मिला करके 140 रुपये प्राप्त होते हैं ब्याज। ठीक है ना? तो 5% पर कितनी धनराशि वो मतलब उधार दिया था, ये पूछा है। हम लोग मान लेते हैं कि माना 5% पर ब्याज दी गई मतलब राशि एक्स थी और 6% ब्याज पर दी गई राशि तो कितनी कितनी होगी? 2500 माइनस एक्स होगी, क्योंकि जो दोनों का योग वो 2500, दोनों राशि का योग 2500 ही है ना। तो माना 5% पर दी गई राशि एक्स और 6% पर दी गई राशि 2500 माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को जो PRT/100 और इसका PRT/100 मतलब दोनों का ब्याज निकलेगा और दोनों का ब्याज का कुल योगफल कितना दिया है? 140। तो P1R1T1 बटे 100 प्लस इसका दूसरे वाले का भी ब्याज P2R2 प्लस गुणे इंटू टी बटे 100 और दोनों का ब्याज की योगफल 140 है। इसी पर रख करके हम लोग P1 की जगह एक्स रख देंगे। R1 इसका 5% है और T दोनों का समान है, ये एक साल है। इसका P2 का ये P का मान ये है 2500 माइनस एक्स, R इसका 6% है, T का मान सेम है। ये करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हल करेंगे तो लास्ट में हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। ठीक है ना बच्चों? तो इस टाइप के प्रश्न बच्चों कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से एक्स और फिर जो राशि दी है उसका माइनस एक्स कर देंगे हम लोग, फिर इसी तरीके लगा हम लोग आराम से लगा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आप लोग एक बार ध्यान से प्रश्न को देख लीजिएगा। हम थोड़ा मोबाइल को स्थिर कर रहे हैं और इस टाइप के प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा अच्छे से। ठीक है ना बच्चों? हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक है बच्चों? हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है ना? इसमें है कि एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 5000 का निवेश करता है। ठीक है? और 1 वर्ष बाद धनराशि 5450 हो जाती है। 3 वर्षों के अंत में दे धनराशि क्या होगी? ठीक है ना? पहले मैं मोबाइल एक बार स्थिर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लो। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं प्रश्न। देखिए वो क्या बोला है। वो बोला है कि कोई धनराशि एक आदमी है ना, वो 3 वर्षों के लिए 5000 रुपये निवेश करता है। ठीक है ना? 5000 रुपये निवेश कर रहा है, उसका मतलब पी का मान 5000 है। उसके बाद वो मतलब उसका एक साल के बाद जो धनराशि उसकी हो जा रही है वो 5450 रुपये हो जा रही है। ठीक है ना? तो बोला कि 3 वर्ष के अंत में उसकी धनराशि समझिए वही क्या होगी, उसकी धनराशि कितनी होगी वही बोला है। ठीक है? और यहाँ पर दे दिया था कि निकटतम में आपको प्राप्त करना है, क्योंकि आंसर मतलब कि पॉइंट में आएगा तो निकटतम में बोला है। ठीक है ना? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो जो मतलब जो 1 वर्ष का होता है, जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। ठीक है ना? 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। कैसे? हाँ, आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है ना? मान लीजिए कोई राशि है 1000। ठीक है ना? इस पर 10% हम लोग लगा रहे हैं ब्याज दर और 1 साल के लगाना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज चलिए हम आपको फार्मूले से निकाल के दिखाते हैं, नहीं तो सिंपल भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला है कि दशमलव के एक 10% है तो एक शतक दशमलव, तो मतलब क्या साधारण ब्याज इसका क्या हो गया? साधारण ब्याज 100 हो गया। ठीक है ना? अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तब भी हम आपको सूत्र से निकालते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पी का मान क्या 1000 है ना, और यहाँ 1 प्लस आर का मान 10% है, यहाँ नीचे है 100 और यह एन का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 साल है। तो हम लोग इसको करेंगे, ये कट जाए क्या आएगा 10 और 10 से ये क्या हो जाएगा, इसको ये सॉरी ये कट जाएगा ना 10 से पूरा पूरा कर देते हैं हम। ठीक है ना? यहाँ क्या होगा 11/10 पे 1 आएगा। ठीक है ना? इसका हम लोग ये जब ये क्वेश्चन घटेगा तो इसका इसमें गुणा होगा, ये कट जाएगा, मतलब क्या हो ये जाएगा 1100 आ जाएगा। तो इसका मिश्र धन आ गया 1100, तो मूल धन से माइनस माइनस करेंगे तो इसका भी ब्याज क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है ना? ये और यहाँ पर साधारण ब्याज का भी ब्याज 100 आया था। तो मतलब कि क्या मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो
साधारण ब्याज का एक साल का ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का तो 1 साल का ब्याज होता है, वो दोनों समान ही होता है। ठीक है ना बच्चों? तो हाँ देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। देखिए 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हुआ है, 5,450 रुपये हुआ है। ठीक है ना, इसमें दिया है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 450 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज 450 रुपये हो गया। तो पहले हम लोग 1 वर्ष का ब्याज दर निकाल लेंगे कि क्या कि किस ब्याज दर पर ये 450 रुपये हुआ है। ठीक है ना, तो 450 कर लेंगे और देख लेंगे कि ये कितना % बढ़ा है एक साल में। तो 5,000 का हम लोग निकल कर पूरा नीचे करके 100 का गुणा कर लेंगे, तो काटेंगे तो आएगा 9%। मतलब क्या कि 9% ब्याज दर पर ये 5,000 से एक साल में 5,450 रुपये हो गया है। ठीक है ना बच्चों? तो बचे 2 वर्षों में धनराशि कितनी होगी, ये तो मतलब 1 वर्ष में इतना हो ही गया है। अब आगे के 2 वर्षों में, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला है, तो आगे के 2 वर्षों में कितनी धनराशि होगी, तो हम लोग जो आगे का होगा उस पर हम लोग 9% ब्याज पर, तब पी का मान इतना हो जाएगा। ठीक है ना, 5,450। या तो पी का मान अगर आप इतना ले रहे हैं तो आपको 2 वर्ष लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 वर्ष बाद इतना हो गया है। पर अगर ये यदि आपको 3 वर्ष लेना है तो पी का मान आपको 5,000 लेना पड़ेगा। अगर 5,000 पे करके लगाएंगे और टी का मान रखेंगे 3, तब भी आंसर आएगा। पर अगर 2 वर्ष लेते हैं तो पी का मान इतना लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद इतना राशि हो गया है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकाल लेंगे। ठीक है ना, चाहो तो बच्चों आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो इस तरीके से, पर अब ऐसे भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब फार्मूले को हम आपको करके दिखाते हैं, जब फार्मूले का तोड़ोगे ना फार्मूले को, मतलब इसको, तो ऐसे ही आएगा। हम लोग को दिखाएं कैसे। मैंने बोला कि मैं मान लीजिए कि क्या ये पी का मान हो गया 5,450, ये हो गया ना, और 1 प्लस आर का मान क्या है 9, और नीचे क्या है 100, ऊपर क्या है 2, यही ना होगा। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे, और इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 109/100 और ये स्क्वायर। तो सेम यही चीज़ आया ना, सेम यही चीज़ आ गया जो हमने यहाँ लिखा था। फार्मूले से भी ऐसे आएगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ बच्चों को ना, और डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकाला करो। अगर कुछ मान लिया अगर 9% निकालना है तो 109/10, अगर मान लीजिए 10% निकालना होगा तो 110/100, अगर मान लीजिए 11% निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज तो 111/100, ऐसे करना है। और जितने साल का निकालना है उतने बार गुणा कर देंगे। मान लीजिए 3 साल का निकालना होता तो 109 और फिर एक बार 100 को बटे कर देते हैं। समझ रहे बच्चों ना, जितने साल का निकालना चक्रवृद्धि ब्याज उतनी बार गुणा करेंगे इसका 109/100 का। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम लोग इसमें तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 545 एक से 1 काट दिए, फिर 545 का 109 में, 109 का फिर 109 में, तीनों का हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब हम लोग गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर 3 यहाँ पर 3 जीरो नीचे है तो 3 के साथ हम लोग दशमलव लगाएंगे तो इतना आएगा। तो उसमें आंसर में केवल ये दिया है, क्योंकि वो बोला निकटतम, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी बच्चों तो आप बताइएगा, आपको फिर से हम बताएंगे। ठीक है ना बच्चों, जरा सा भी पूछने में हिचक नहीं करना है, तुरंत पूछना है। दिमाग में कुछ भी डाउट हो बच्चों, कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा कोई भी डाउट हो, तुरंत फटाक से पूछना है। ठीक है ना बच्चों, और स्माइल करते हुए अच्छे से पढ़ती रहना। आज मैं अच्छे से स्माइल बना के रहूँगा, अच्छे से नहीं बन रहा यार। चलिए कोई नहीं, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, इसमें क्या दिया है प्रश्न को पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मोबाइल हिल रहा ना, अच्छे से देखिए मैंने क्या लिखा है। ठीक है ना, चलिए अब प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ कि एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना प्रदान करता है, 2 खरीदें एक मुफ्त समान प्रकार की वस्तु प्राप्त करें। एक शर्ट का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या बोला है कि वो जो 2 खरीदेगा उसको एक मुफ्त देगा शर्ट। ठीक है ना, 2 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट मुफ्त। ठीक है ना, और फिर मतलब हाँ देखिए 2 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट मुफ्त। ठीक है ना, तो हम आगे देखते हैं क्या बोला है। वह दो खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा है, मतलब 3 दे रहा है। ठीक है, मतलब 3 दे रहा है वो, पर वो जो फ्री दे रहा है वो भी तो मतलब उसको फ्री में नहीं मिला है, उसका भी तो उसको लागत लगा होगा ना। तो क्रय मूल्य दिया 300, तो 3 शर्ट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 900, क्योंकि एक शर्ट का क्रय मूल्य दिया 300, तो 3 शर्ट का क्रय मूल्य 900, क्योंकि वो 3 दे रहा है ना, दो खरीदने पर 3 दे रहा है।
तो तीसरा वाला वो फ्री में दे रहा है, मतलब वो मुफ्त में दे रहा है, तो वो मुफ्त में दे रहा है पर उसको नहीं ना वो मुफ्त में मिला है, इसलिए वो उसका क्रय मूल्य काउंट होगा ना। तो 3 60 का क्रय मूल्य 900। वह 30% लाभ चाहता है, ठीक है ना, वह 30% लाभ चाहता है और लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो आप बच्चों आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, कि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य, मतलब जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों सेम होते हैं। तो जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। जो क्रय मूल्य टोटल कितना है 900, तो उस पर उसको 30% का लाभ उसको चाहिए, ठीक है ना। तो 900 का हम 30% निकाल लेंगे, मतलब क्या, उसको 270 रुपये लाभ चाहिए, ठीक है ना। तो 270 रुपये लाभ चाहिए, तो अब उसको 270 रुपये लाभ चाहिए, तो वो कितना रुपए मतलब करके उस शर्ट को भी बेचे, तीनों को दाम है जिसको। तो जो हम लोग जिस पर बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ और प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ 270 प्लस क्रय मूल्य 900, मतलब उसको 1170 रुपये में वो तीनों अगर वो शर्ट बेचता है तो उसको 270 रुपये का लाभ होगा, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि 900 रुपये क्रय मूल्य उसका लागत मूल्य हो गया, 270 रुपये उसको लाभ हो रहा है, तो वो लाभ भी इसमें जोड़ लिया है, तो मतलब उसको अगर वो 1170 में बेचता है तो उसको लाभ इतना होगा, ठीक है ना। पर ये जो आप देखिएगा, ये विक्रय मूल्य वह 2 ही शर्ट को बेच कर लेगा, क्योंकि मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि वो 2 ही शर्ट का दाम ले रहा है, एक फ्री में दे रहा है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये 2 ही शर्ट पर के लिए होगा ना, ये 2 ही शर्ट के लिए होगा, क्योंकि वो एक तो फ्री दे रहा है। तो जब 2 शर्ट का विक्रय मूल्य 1170 रुपया है, तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1170/2, तो 2 से भाग करेंगे तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या आ गया, 585 रुपये। ये हमका आंसर होगा। यही पूछा है एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा लाभ वगैरह निकाल लिया है। फिर ये जो विक्रय मूल्य टोटल आएगा वो केवल 2 ही शर्ट पर काउंट होगा, क्योंकि वो एक शर्ट तो फ्री दे रहा है ना। तो 2 शर्ट का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1170 रुपये, और फिर तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 585 रुपये, ठीक है ना बच्चों। इस प्रश्न को आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इस बार मैं बना के रहूँगा, मैं इस बार स्माइल नहीं, इस बार मैं क्या बनाऊँगा, गोलू मोलू बनाऊँ, गोलू मोलू, ऐसे करके, ऐसे करके। देखो बच्चों मैं बना के रहूँगा, ठीक है ना, मैंने बना लिया। हाथ भूल गया यार बच्चों, ऐसे में हंसते हुए पढ़ते रहना है, ठीक है ना बच्चों। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले से लिखा नहीं है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पूरा इमेज वगैरह बना के बताऊंगा। ये प्रश्न देखिए क्या है कि 12 फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा से 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है, बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है ना। पहले हम लोग 12 फुट लंबा एक वर्गाकार का बोर्ड बना लेते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ग है, ठीक है ना, और ये 12 फुट का है, ये 12 फुट का है, मान लीजिए ये 12 फुट वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 12 फुट है। अब क्या बोला है कि 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है, और इसमें 4 फुट का लंबाई का टुकड़ा काटा जाएगा। पता है ना बच्चों को ये काटने में दिक्कत हुई होगी कि कहाँ से कैसे काटना है, नहीं तो बच्चे इसको कर लिए होते, ठीक है ना। देखिए, और तो 4 फुट कहीं से भी काट लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक 4 फुट कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ 4 फुट कर लीजिए, कहीं भी काट लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से यहाँ करते 4 फुट, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 4 फुट का ये काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 8 बचा ये, ठीक है ना। ये 4 फुट काटे हम लोग ऐसे काट लिए, इतना काट के निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया, और ये क्या है, ये 12 है ही, ठीक है ना। तो पहले इसका जो 12 फुट लंबा वर्गाकार है, तो इसका पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, तो 12 गुणे 12, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है A²। तो पहले का क्षेत्रफल क्या था, 144 था, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल पहले क्या था, 144 फीट स्क्वायर था, फुट स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको काट दिए, तो अब इसमें से कितना क्षेत्रफल निकल गया, क्या निकला, एक इसमें से आयत निकल गया। कितना आयत निकला, जिसकी भुजा एक 4 है एक 12 है, एक इसमें से आयत कट के निकल गया, जिसकी भुजा एक 4 है और एक भुजा 12 है। तो जो आयत कट के निकला उसका क्षेत्रफल क्या है, 12 चौको 48, उसका क्षेत्रफल क्या है 48 फुट स्क्वायर, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 48 है। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, ये कट के निकला कितना 48 फुट स्क्वायर निकला, तो कमी की कितनी हुई 48 की। तो 144 में से हम लोग 48 माइनस कर लेंगे, तो क्या आएगा, इसमें से 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 6, और यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9। कितना क्षेत्रफल बचा, 96 क्षेत्रफल बचा 144 में से। तो कमी कितने की हुई 48 की, ठीक है ना। तो हमको ये क्या पूछा है
कि बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कितनी कमी हुई? 48 की। 48 कमी हुई। अब पहले क्या था? 144 था, ठीक है ना। और गुणे 100 कितने की कमी हुई यही चेक करना है। तो 48 तियाँ 144 होता है। क्या आ गया? 100/3। 100/3 हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा? 33.33% आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। कुछ नहीं करना, बस एक काट के निकाल देना है और वही उसमें से घटा देना है। फिर देखना है कि कितने परसेंट की कमी हुई। तो कितनी कमी हुई? 33.33% की। ये हम लोग को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। 96 की जो मतलब जो घट के आया इसकी इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। केवल जो हम लोग निकाले हैं काट के उसका क्षेत्रफल और पहले का क्षेत्रफल करके उसका निकाल देंगे कि कितना परसेंट का कमी हुआ। तो 33.33% कमी हुआ। ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बच्चों कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी बच्चों आपको तुरंत बताना, ठीक है ना। बच्चों को अगर मुझे पूछना हो 2+2 सर क्या होगा, 4, ठीक है, ये भी आपके सर आपको बताएंगे। बच्चों को बिना किसी झिझक के पूछना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। पर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। मोबाइल हिलता है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये क्या है। क्वेश्चन बनाए, यदि किसी वृत्त का व्यास 24% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये बोला है, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, केवल वही थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन था, बस वही करना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन से डर रहे होंगे, इसलिए इसको नहीं हो पाया है, ठीक है ना। थोड़ा गलती कैलकुलेशन में हुआ होगा। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्त का व्यास, माना कोई मान लें, हम लोग ऐसा मानेंगे जिसका 24% बढ़ाने में आसानी हो, ठीक है ना। तो हमने वृत्त का व्यास क्या मान लिया है? 100 मान लिया है, ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? 50, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है ना। व्यास क्या होता है? व्यास होता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक का पूरा होता है व्यास। तो वृत्त का जो व्यास है उसका आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो जब त्रिज्या 50 है तो फिर πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7। अब 50 × 50 होगा वही, क्योंकि वो r है तो r का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या गया? सॉरी यहाँ 22 है, मैंने 27 लिख दिया। 22/7 और गुणे 2500 बटे 7, ठीक है। इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो बाद में ज़्यादा पॉइंट में गुणा करना पड़ेगा। इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब उसके व्यास में 24% बढ़ाने पर, तो व्यास पहले 100 था और 24% बढ़ाए हम लोग तो क्या हो गया है? 124 हो गया है, ठीक है ना। तो अब त्रिज्या की कितनी हो गई? अब त्रिज्या हो गई है 62, ठीक है ना बच्चों। ऐसे थोड़ा मेरा हाथ की परेशानी आ रही है, ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर तो त्रिज्या क्या हो गई? 62, ठीक है ना। तो अब क्षेत्रफल क्या हो गया? πr² से 22/7 गुणे 62 ये हो गया। अब 62 का 62 हम लोग जब गुणा करेंगे तो आएगा 3844। तो 22/7 गुणे 3844 इसको भी रख देंगे। आपको देखना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। पहले जब 100 था तो क्षेत्रफल इतना आया था। फिर जब हम लोग ले लिए 124 व्यास तो क्षेत्रफल इतना आया, तो मतलब क्षेत्रफल मतलब कि बढ़ा ही होगा ना। तो ज़्यादा ये होगा कम ये होगा। तो हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल वृद्धि, तो इसमें से हम लोग इसको मतलब जब पूरा घटाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लोग 22/7 कॉमन ले करके 3844 में से 2500 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1344 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की हुई? 22/7 गुणे 1344 की ये वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट है, ये क्या होगा? 22/7 गुणे 1344 बटे जो पहले क्षेत्रफल था, क्योंकि जो पहले होता है हम लोग उसी पर निकालते हैं। पहले क्या था? 22/7 गुणे 2500। अब हम लोग परसेंट निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। 22/7 से 22/7 पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या? 1344/25, 1344/25 बचा, ठीक है ना। इसको इसमें भाग देंगे तो आएगा 53.76। मतलब क्या? वृत्त के क्षेत्रफल में 53.76% की वृद्धि हुई, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, ऐसे ही करना, कुछ नहीं करना है, बस यही वृत्त का व्यास हमको 100 मान लेना है, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। और यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 2507 से कटेगा नहीं, उसको हम लोग काटना नहीं है, नहीं तो पॉइंट में आएगा, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ठीक है ना बच्चों। और फिर इस तरीके से हमको यहाँ पर ये करना है, ऐसे करके घटा करके उसका परसेंटेज निकाल देना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी बच्चा आप लोग बताइएगा, हम आपको फिर से और अच्छे से ये प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैं मोबाइल स्थिर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलते हैं आप लोग न्यू क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। आपको अच्छे से देखिएगा इसको पहले,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको भी अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या दिया है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, ठीक है ना बच्चों। उन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि तो फिर देखते हैं क्या लिखे हम लोग कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम है। यहाँ क्या दिया है 72, ये क्या सम संख्या है ना 72, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल दिया है वो सम दिया है, मतलब इसमें से सम अभाज्य संख्या 2 को जोड़ा गया है। आप लोग कभी भी देखिएगा अगर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है, ठीक है ना, अगर 3 अभाज्य, आप लोग ये दिमाग में रख लीजिएगा, यदि 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है और उनका योगफल सम आ रहा है तो उसमें 2 भी जोड़ा गया और 2 अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो उसका है क्या होते हैं परिभाषा, वो क्या है अभाज्य संख्या का, उसका परिभाषा ये है कि वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्याएं केवल एक से कटें और खुद से कटें, ठीक है ना। जो संख्याएं क्या मतलब जो संख्याएं एक से कटती हैं खुद से कटती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि वो खुद से कटती है और एक से भी कटती है तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना बच्चों। और आप कोई भी 2 के अलावा कोई भी 3 अभाज्य संख्या जोड़िए, उनका योगफल कभी सम नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या मान लीजिए 5 ले लीजिए, 7 11 ले लीजिए, इनको जोड़िए आप, 7 12 और 12 11 आ गया 23, ठीक है ना। कभी भी मतलब कि 3 अगर अभाज्य संख्याएं जोड़ी जा रही हैं और उसमें 2 नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है तो उनका योगफल क्या आएगा, हमेशा विषम ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। और पर अगर उसका संख्या अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल सम आ रहा है मतलब उसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है ना। क्योंकि आप जोड़ के देख लीजिए, मान लीजिए 2 और 5 और 7 हम लोग जोड़ते हैं क्या आएगा, 7 और 12 और 2 14, देख 14 आ गया ना, 14 आ गया ना, तो सम आ गया इस तरीके से। तो मतलब इनका 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है, मतलब इसमें एक अभाज्य संख्या 2 है तभी ये सम आया है, ठीक है ना बच्चों। इसमें एक अभाज्य संख्या 2 है तभी सम आया है, तो वही हम लिखे हैं, मतलब इसमें सम अभाज्य संख्या 2 को जोड़ा गया है। तो ये हम लोग को ये तो एक पता चल गया कि 72 में से 3 अभाज्य संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या बोला है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या जो है वो x है और जो तीसरी है वो x + 24 है, क्योंकि 24 अधिक है, x + 24 है। तो दिया है कि तीनों का योग 72 है, तो हम लोग तीनों को जोड़ लेते हैं, तो एक संख्या क्या आ गई, पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई x हो गई और तीसरी संख्या क्या हो गई x + 24 हो गई, और तीनों का योग क्या है 72 है। इसको जोड़ते हैं हम लोग, क्या होगा 2x + 26 = 72, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा 23, x का मान क्या आएगा 23, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 23, ठीक, और तीसरी संख्या क्या है x + 24 है, तो x + 24 करेंगे तो 23 + 24 क्या हो गया 47, तो ऑप्शन में 47 आंसर था, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 47, ठीक है ना बच्चों। तीसरी संख्या हो गई 47, ठीक है ना बच्चों। आपको दिमाग में ये रखना है, ठीक है ना बच्चों, कि ये जो 2 है ये भी एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, और जब हम लोग अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं 3 अभाज्य संख्याओं को, तो अगर उसमें 2 होगा तभी सम होंगी, नहीं तो हमेशा भी विषम होंगी। और बच्चों जोड़ के ना कोई भी अभाज्य 3 संख्या लेके जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। हम आपको फिर से और अच्छे से अभाज्य संख्याओं को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। और अच्छे से दांत दिखाते हुए स्माइल करते हुए 28 के 28 पढ़ना है, ठीक है ना।